Hello students, welcome in our YouTube channel राहुल सर भारत त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी चलती हुई सीरीज एनिमल टिश्यू के अगले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन पर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू शरीर का सबसे बड़ा ऊतक है, मोस्ट एबोडेंट टिश्यू है, और ये बॉडी के अदर टिश्यूज को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दूसरी खास बात और भी थी यहाँ पर एक, कि इस प्रकार के टिश्यू में तीन कंपोनेंट थे। फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंस इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू, वन इज कॉल्ड मैट्रिक्स, अदर इज कॉल्ड सेल एंड अदर इज कॉल्ड फाइबर। तीन कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको बताए गए थे। तो इसी सीरीज में अब हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार नंबर एक, और वो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में हम कहेंगे इसको ढीले संयोजी ऊतक। अब सबसे पहली बात ये कि इसको ढीले संयोजी ऊतक या लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट कितने हैं? तीन। कौन कौन से थ्री बेसिक कंपोनेंट हैं? एक तो सेल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा फाइबर। तो इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं जिन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, इनमें फाइबर और सेल्स मैट्रिक्स में लूजली अरेंज रहते हैं। सेल एंड फाइबर, सेल एंड फाइबर loosely arranged in the matrix, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू या ढीले संयोजी ऊतक कहते हैं। कई बार यहां पर मैट्रिक्स की जगह स्लेमिक फ्लूइड या ग्राउंड पार्ट, ग्राउंड सबस्टेंस आदि भी लिखा रहता है। कहने का मतलब यहां पर हिंदी में अगर बात की जाए तो इस प्रकार के ऊतकों में कोशिकाएं तथा तंतु ढीले रूप से मैट्रिक्स में उपस्थित रहते हैं। इतनी बात आप यहां पर समझ लें। अब अगर आप पिछला चार्ट देखो पिछली क्लास का, तो वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये दो प्रकार के हैं। पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या
अवकाशी संयोजी ऊतक। और दूसरी बात की थी बेटा मैंने एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, टाइप नंबर 1। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अवकाशी संयोजी ऊतक, हिंदी ऊपर लिखी हुई है। सबसे पहली बात इनकी हमें लोकेशन देखनी, ये पाए कहां पे जाते हैं और इनको क्यों अवकाशी ऊतक कहा जाता है। बेटा किसी भी चीज को पढ़ते समय एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमसे नीट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और प्रत्येक वीडियो के बाद या एपिसोड के तुरंत बाद अगर आप डाउट लगाओगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी डाउट नहीं फंसेगा और टॉपिक कभी क्लियर होगा। मैं अपनी हर क्लास में एक बात जरूर कहता हूं कि साइंस को आप रटने की कोशिश ना करें, आप इसे समझें, आप ये देखें कि क्वेश्चन यहां से कैसे पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी सीट मिल जाए, कहीं के भी क्वेश्चन मिल जाए, अगर सिलेबस में है तो मैं वादा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हमारी क्लास के बाद निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन आपसे होंगे, लेकिन तुरंत करने होंगे, क्योंकि जब आप बाद में करते हो तो आधा कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हो। तो चलिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि प्रेजेंट बेनीथ द स्किन। अगर इनकी लोकेशन की हम बात करें कहां पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट बेनीथ द स्किन, ये हमारी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। मतलब इपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो भी टिश्यू है वो टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमारी स्किन दिख रही ना, इस स्किन के ठीक नीचे जो भी टिश्यू या जिस पर भी इपिथेलियल टिश्यू स्किन पोजेट करता है, रखा होता है, वो कौन सा ऊतक है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसके हम काम की बात करें, ये करता क्या है? सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। अभी बताया ना, सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। ये इपिथेलियम ऊतक को सहारा प्रदान करता है। राइट। क्योंकि टिश्यू में हमेशा 3 क्वेश्चन हमें जरूर करने हैं। कहां पे पाया जाता है, इसका काम क्या है, और इसकी बनावट कैसी है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी बनावट कैसी है, तो पूरा का पूरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि इसमें सेल होंगी, इसमें फाइबर होंगे, और इसमें क्या होगा? इसमें मैट्रिक्स होगा। क्योंकि बेसिक तौर पर कोई भी संयोजी ऊतक 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना है, कोशिकाओं से, तंतुओं से और मैट्रिक्स से। कोशिका, तंतु
और मैट्रिक्स को हिंदी में भी मैट्रिक्स ही कहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। तो इसमें 4 प्रकार की सेल है। एक तो होती है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरी होती है मास्ट सेल, तीसरी होती है मैक्रोफेज सेल्स और चौथी होती है प्लाज्मा सेल। हिंदी वाले बच्चे इन सभी को हिंदी में लिख लें, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं इस टिश्यू में। अब अगर हम बात करें फाइबर की, तो 2 प्रकार की फाइबर यहां पे पाए जाते हैं। एक होते हैं कोलेजन फाइबर, या व्हाइट फाइबर या श्वेत तंतु। और दूसरे होते हैं इलास्टिन फाइबर या येलो फाइबर या पीत तंतु। वास्तव में ये कोलेजन और इलास्टिन दोनों प्रोटीन होती है। तो जो जिस प्रोटीन से बना होता है उसके नाम पर उसका नाम रख दिया गया। कोलेजन से बना है तो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन प्रोटीन से बना है तो इलास्टिन फाइबर। दिखने में ये दिखते हैं, एक व्हाइट दिखता है, एक पीले रंग का दिखता है, इसलिए श्वेत तंतु और पीत तंतु इनको कहते हैं। अब बात बच्चों करें अगर हम मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स हमेशा, मैंने कल क्या बताया था पिछले एपिसोड में, पिछली क्लास में बताया था कि मैट्रिक्स पूरे कनेक्टिव टिश्यू का पॉलीसेकेराइड से बना होगा, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन से बना होगा, या दोनों एक साथ पाए जाएंगे। तो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको जरा डायग्रामेटिकली देखिए, एनसीईआरटी में डायग्राम वाला होगा वो क्या कह रहा है। अब जैसे यहां पर हम मान लें कि ये हमारा एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इस तरीके से ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो डायग्राम होता है बेटा, ये स्लाइड काटने के बाद माइक्रोस्कोप में देखने पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो इस एरियोलर टिश्यू में यहां पर इस तरीके से आपको यह मैट्रिक्स दिखेगा। क्या दिख रहा है? मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में सेल और फाइबर का अरेंजमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये यहां पर ये ऐसे ये फाइब्रोसाइट सेल्स है, नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और उन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा इस प्रकार ये फाइबर सीक्रेट किए जा रहे हैं। कल भी हमने कहा था कि फाइबर अलग से नहीं आते हैं। मैट्रिक्स एंड फाइबर बोथ आर सीक्रेटेड बाय द फाइब्रोसाइट सेल्स। तो यहां पर जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हो,
ये बेटा क्या है, फाइब्रोसाइट सेल्स है, ये फाइब्रोसाइट सेल्स, राइट। अब दूसरी सेल इसमें पाई जाती है मास्ट सेल। तो बीच बीच में यहां पर इस प्रकार से ये मास्ट सेल, ये मास्ट सेल हो गई। नंबर 2 पे ये हो गई मास्ट सेल। तीसरी होती मैक्रोफेजेस सेल्स। ये अमीबा की तरह सेल्स होती हैं, काफी बड़ी। इनमें बहुत सारे स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये वाली जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ये नंबर 3 सेल्स हो गई और इनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस सेल्स। इसके अलावा यहां पर कई प्रकार से ये आप देख सकते हो, ये जो दिख रही है आपको ग्रीन कलर से ग्लोब्यूलर सेल्स, गोलाकार कोशिकाएं, ये होती हैं प्लाज्मा सेल्स। तो ये 4 प्रकार की सेल्स आपने देखी जो मैट्रिक्स में एरियोलर कलेक्टिव टिश्यू के किस प्रकार से अरेंज है। अब ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, ये है कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर कौन वाले, ये वाले। इसके अलावा इसी ग्राउंड सबस्टेंस में कई जगह पर इस प्रकार से एलोइलास्टिन फाइबर यहां पर ऐसे बिखरे हुए पाए जाएंगे। ये एलोइलास्टिन फाइबर है जो बीच बीच में इनके नेटवर्क बनाते हुए स्थित होते हैं। कई बार ये ऐसे भी दिखेंगे आपको इस तरीके से। ये हो गए हमारे येलो एलास्टिन फाइबर। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हुई। जितना यहां पर ग्राफिकल बना हुआ था उतना ही वहां पर आपको डायग्राम में दिखाया गया। तो एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम था ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। सबने यहां पर देख लिया कि ये सेल और सेल के साथ यहां पर हम देख रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस सेल, प्लाज्मा सेल्स सारी डायग्राम में दिख गई। फाइबर की अगर बात करें तो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर दिख गया आपको। और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स यहां पर ग्राउंड सब्सटेंस में भरा हुआ मैट्रिक्स दिख गया। अब बेटा यहां पर हम बात करेंगे कि कौन सी सेल यहां पर करती क्या है। तो पहले नंबर की हमारी सेल कौन सी थी, फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल के फंक्शन को देखना है। अभी क्या बताया था मैंने कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा फाइबर को सीक्रेट किया जाता है। इसके द्वारा जो फाइबर है, जो तंतु है, उनको स्रावित किया जाता है मैट्रिक्स में। और ये जो फाइबर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार भी आपको बताए गए। एक तो व्हाइट फाइबर या कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर या व्हाइट फाइबर, इलास्टिन फाइबर। नंबर 2 इलास्टिन फाइबर। अब अगर हम लोग कोलेजन फाइबर की बात करें तो ये कैसे है, व्हाइट इन कलर है, श्वेत रंग के हैं। दूसरी बात अगर इनकी की जाए तो अशाखित है। देखो बिल्कुल सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं, अनब्रांच्ड है, अशाखित। तीसरी बात अगर हम देखें तो ये सॉलिड होते हैं,
नॉन इलास्टिक होते हैं, मतलब लचीले नहीं होते, अनइलास्टिक, लचीले नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो यही सारी चीजें पकड़नी होती है। आफ्टर बॉइलिंग change into the जिलेटिन। अगर इनको गर्म कर दिया जाए तो ये जिलेटिन नाम की प्रोटीन में बदल जाते हैं। बात समझ में आई? बने किसके हैं? तो मेडअप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ये कोलेजन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इलास्टिन फाइबर की अगर बात करें तो कैसे है? येलो इन कलर, पीले रंग के होते हैं, इलास्टिक इन नेचर, पीले रंग के हैं, लचीले हैं, आफ्टर बॉइलिंग नो चेंज, उबालने पर इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उबालने पर इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अंडा होता ना, अंडे को जब आप बॉयल कर देते हो तो पीस करके खाते हो, काट के खाया जाता है या पीस दिखाई देता है, मान लीजिए आप नहीं खाते। तो ये जो सॉलिड हो गया ये इसी वजह से हो गया, किसकी वजह से हो गया? एलो इलास्टिन फाइबर की वजह से नहीं, कोलेजन फाइबर की वजह से हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये थी हमारी पहले वाली कोशिका। अब बेटा अगर हम बात करें यहां पर सेल नंबर 2, तो सेल नंबर 2 कौन सी थी? सेल नंबर 2 थी मास्ट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दें यहां पर। जो मास्ट सेल थी, इन कोशिकाओं के द्वारा 3 प्रकार के पदार्थों को स्रावित किया जाता है। दे सीक्रेटेड फॉलोइंग 3 सबस्टेंस। पहला हिपेरिन, दूसरा हिस्टामिन और तीसरा सेरोटोनिन। क्या बताया मैंने? पहला बताया हिपेरिन, दूसरा बताया हिस्टामिन, और तीसरा बताया गया सेरोटोनिन। ये 3 प्रकार के पदार्थों को सीक्रेट करती है मास्ट सेल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब इनका क्या काम है हिपेरिन का? हिपेरिन होता है एक एंटीकोगुलेंट। अब ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। इज एन पॉलीसैकेराइड्स। और क्या है? एंटीकोगुलेंट। अब ये एंटीकोगुलेंट आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब होता है रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के अंदर
कोगुलेट नहीं होता है, क्लॉट नहीं बनाता, थक्का नहीं बनाता है, जमता नहीं है। क्लियर हुआ? अब दूसरी बात करते हैं हिस्टामिन की। ये क्या करता है? डायलेट ब्लड वेसल्स, ये रक्त नलिकाओं को चौड़ा करता है। डायलेट का मतलब चौड़ा करना। रक्त नलिकाओं को चौड़ा करता है, ये इसका काम होता है। वाइसोडाइलेटर है। डायलेट वाल्व ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो नलिका होती है उसको चौड़ा करता है। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है या कोई एलर्जेटिक रिएक्शन होती है तो ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा करते हैं। जैसे कहीं चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद सूजन आ जाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। तीसरी अगर हम बात करें सेरोटोनिन की, तो ये क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, अर्थात रक्त नलिकाओं को संकरा बनाता है। ये इनका काम होता है। देखिए, जब किसी का बीपी बढ़ेगा तो ब्लड वेसल सक्रिय हो जाएगी तो ब्लड का फोर्स बढ़ जाता है। या बढ़ा हुआ बीपी डाउन करना है तो बढ़े हुए बीपी को डाउन करने के लिए क्या करेंगे? रक्त नलिकाओं को चौड़ा करेंगे, तब हिस्टामिन सीक्रेट होगा। और अगर कम ब्लड प्रेशर है, अगर इसको बढ़ाना है तो ये सीक्रेट कर देगा। इस प्रकार ये रक्त दाब को भी नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद यहां पर, तो तीसरी सेल्स की अगर बात करें, मैक्रोफेज सेल्स, मैक्रोफेज कोशिकाओं की अगर बात की जाए तो इनका यहां पर क्या काम होता है? बेटा, इनका एक नाम और भी होता है, हिस्टोसाइट सेल्स या हिस्टोसाइट कोशिका। They are phagocytic in nature. They feed debris of बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल्स। शरीर के अंदर आने वाले जितने भी एंटीजेनिक सबस्टेंस होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन सभी को ये फीड करके हमारे शरीर को स्वच्छ बनाती है। दे आर स्कैवेंजर इन नेचर, सफाई कर्मचारी की तरह काम करती है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल्स जो शरीर के लिए नुकसानदेह है उसको ये झाड़ू पोछा कर देते हैं, भैया भगा देती हैं, खा जाती है। तो क्या बताया मैंने? दे आर फाइगोसाइटिक, साइटिक इन नेचर। कैसी होती है? भक्षण कोशिकाएं। फाइगोसाइटिक का मतलब होता है खाने वाला। किसे खाती? किसे खाती क्या बताया? फीड सेल डेबरिस, फीड सेल डेबरिस एंड बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स। जीवाणु, बाहर से आने वाले नुकसानदेह कणों, उनको ये खा करके शरीर से समाप्त करती है। सेल डेबरिस का मतलब जो मृत कोशिकाएं होती है। सेल डेबरिस का मतलब यहां पर है मृत कोशिकाएं, इनको खा करके समाप्त करती है। तो एक तरह से ये स्वीपर सेल्स है, स्वीपर के जैसे काम करती है। अब हम अगर बात करें यहां पर चौथी सेल्स हमारी जो थी
वो सेल थी बेटा प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स सीक्रेटेड एंटीबॉडी, इनके द्वारा एंटीबॉडी को सीक्रेट किया जाता है। एक एंटीजन होता है जो हानिकारक है और उसे जो मारता है, उससे जो लड़ता है हमारे शरीर में, वो होती है एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी को सीक्रेट किया जाता है। बेटा अब हम लोग बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के ओवरऑल फंक्शन की। फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं कि अवकाशी ऊतकों के कार्य क्या होते हैं, कार्य पर अगर बात की जाए तो देखो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि ये हमारी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। दूसरा एक काम इनका और भी होता है, जितने हमारे शरीर के मुलायम अंग होते हैं जैसे हृदय है, बॉडी कैविटी है, उन सभी को ये उसके चारों तरफ क्या करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं। देखा नहीं कि जैसे कोई सेंसिटिव चीज हमें पैक करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि बबल वाला जो पॉलीथीन आता है उसको उसके ऊपर लपेट देते हैं, फिर डिब्बे के अंदर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे कांच का भी सामान होता है वो टूटता नहीं है। तो वही काम इनका है, ये क्या करते हैं, पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स, पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी। जितनी भी हमारी देखभाल के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं सॉफ्ट, उन चारों के तरफ ये पैकिंग बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक काम और इनका होता है, इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी। जैसे किसी भी भाग में हमारे शरीर पे चोट लग जाती है तो उस चोट लगे हुए भाग को ये फिर से ठीक करते हैं। इट हेल्प इन द It help in the repairing of injurious part of body। चोटग्रस्त भागों की रिपेयरिंग करते हैं या उनको फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों समझ में आया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए एपिसोड में एडिपोज टिश्यू के साथ। बाय बच्चों।